मौजूदा परिस्थितियों में या किन्हीं भी परिस्थितियों में समाधान की दिशा क्या हो सकती है, उस समाधान की दिशा को तय करने में सामाजिक नागरिक संस्थाओं की, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस की क्या भूमिका हो सकती है, उस पर बातचीत करने के लिए इस सत्र में इकट्ठा होंगे। तो जो पहले सत्र से एक दिशा हमको मिली है, जिसमें हमने दो अलग अलग संदर्भों को एक साथ जोड़ने की कोशिश की, उसके पीछे का जो मंतव्य था वो मंतव्य बहुत स्पष्ट था कि हम जब स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन या संवाद की बात कर रहे हैं तो एक खास विषय के संदर्भ में हम ये देखने की कोशिश कर रहे थे कि वहाँ पर संवाद के क्या मायने हो सकते हैं। कई बार हम जब स्टोरी टेलिंग की या स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो वो एक सैद्धांतिक दृष्टिकोण से ज़्यादा उभरता हुआ नज़र आता है, वो एक जनरलाइज फ्रेम में ज़्यादा उसमें उभरता हुआ नज़र आता है। लेकिन जैसे हमारा मकसद है कि यहाँ पर हम कृषि और खाद्य सुरक्षा को एक संदर्भ के तौर पर, एक विषय के तौर पर केंद्र में रखते हुए बात कर रहे हैं, ताकि बहुत साफ साफ इस बात को देखा और समझा जा सके कि वास्तव में वहाँ पर इसकी क्या भूमिका, कम्युनिकेशन की और स्टोरी टेलिंग की वहाँ पर क्या भूमिका हो सकती है। लेकिन इस सत्र में हम थोड़ा उससे और ज़्यादा व्यापक जाने की बात कर रहे हैं और यहाँ पर बात कर रहे हैं कि अंततः मकसद क्या है, अंततः हम किस उद्देश्य से, किस लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं। और निश्चित रूप से उसके पीछे का सोच ये है कि एक बेहतर समाज और एक बेहतर सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था का निर्माण किस तरीके से हो सकता है, उस बेहतरी को हासिल करने की हम क्या कोशिश कर सकते हैं। और ये बेहतरी जो है वो कई सारे तत्वों के ऊपर निर्भर करती है और जिस बात को लेकर के अभी जयदीप भाई ने बातचीत भी की थी कि हमको उसकी परिस्थितियों को देखने की कोशिश करना बहुत ज़रूरी है। पिछले दिनों एक किताब बहुत हमारे सबके अच्छे बीच के एक वैज्ञानिक गौहर रज़ा की एक किताब आई है, विज्ञान और मिथक, जिसमें उन्होंने एक बहुत बढ़िया संदर्भ दिया है कि आज जो है वो डीडीटी को एक बहुत ही घातक रसायन के तौर पर माना जाता है, लेकिन आज से 50-60 साल पहले जब उसके इस्तेमाल को स्थापित किया गया था और उसको भी वैज्ञानिकों ने ही स्थापित किया था, तब की परिस्थिति ये थी कि जो चुनौतियां थी कि कैसे फसलों को खराब होने से रोका जाए, उसके लिए क्या तकनीक हो सकती है, उसके लिए क्या तत्व हो सकता है, तब डीडीटी को एक समाधान के तौर पर सामने लाया गया था। और उसी वैज्ञानिकों के समुदाय ने 50 साल के बाद ये चीज़ को कहना शुरू किया कि डीडीटी जो है वो अपने आप में एक घातक एलिमेंट है, एक सही वस्तु नहीं है, सही रसायन नहीं है जिसका उपयोग किया जाना चाहिए। तो ये जो परिस्थितियां हैं, जो परिस्थितियों के संदर्भ में शायद देखने की ज़रूरत है कि इसको समाधान के तौर पर कैसे देखा जाएगा, और यही हमारे इस सत्र का हिस्सा होगा। इस पूरी प्रोसेस में एक और जो महत्वपूर्ण बात है वो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस, और इसको जब हम सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी अपनी चुनौतियां हैं, उनकी अपनी समस्याएं हैं, कुछ अंदरूनी विषय हैं, कुछ अंदरूनी आयाम हैं और कुछ बाहरी आयाम हैं। इसलिए अक्सर जब सामाजिक नागरिक संस्थाओं की समस्याओं के बारे में बात की जाती है तो ज़्यादातर जो ध्यान होता है वो बाहरी चुनौतियों के ऊपर होता है। कानून किस तरीके के हैं, व्यवस्थाएं किस तरीके की हैं, किस तरीके का व्यवहार किया जा रहा है, वो शायद बाहर के एलिमेंट के ऊपर ज़्यादा फोकस वहाँ पर जाता है। और इसी प्रक्रिया को शायद हमको समझने की ज़रूरत है कि जिन समाधानों को हम खोजने की कोशिश कर रहे हैं वो वास्तव में समस्याएं क्या हैं और उनसे निपटने के सिविल सोसाइटी के अपने तरीके क्या हो सकते हैं। और उसमें जब सिविल सोसाइटी की जब हम बात कर रहे थे उसको हम दोनों तरीक़ों से, अंदरूनी और बाहरी दोनों तरीक़ों से देखने की कोशिश कर रहे हैं। और इस सत्र को शुरू करने से पहले सबसे जो पहला आयाम है सिविल सोसाइटी के संदर्भ में, हम उसको एक संस्था के स्तर पर जब हम देखते हैं तो विकास संवाद के अंदर हमने कोशिश की कि सिविल सोसाइटी की जो अंदरूनी जो क्षमता है उसको और बढ़ाने के लिए, उसको एक सकारात्मक स्वरूप और देने के लिए क्या कोशिश की जा सकती है। और उसमें एक अनुभव ये निकल के आया कि हम शायद सामाजिक संस्थाओं के अपने विकास के लिए जिस तरीके के प्रशिक्षणों की, जिस तरीके के सहजीकरण या फैसिलिटेशन की ज़रूरत है, या जिस तरीके की सामग्री की, साहित्य की, किताबों की ज़रूरत है, वो बहुत पर्याप्त मात्रा में हमको
स्थानीय संदर्भ में उपलब्ध होती हुई दिखाई नहीं देती। और इसलिए एक कोशिश विकास संवाद में हमने की कि सामाजिक संस्थाओं के विकास के लिए क्या कुछ साहित्य, कुछ किताबें तैयार की जा सकती हैं, जिसको हम एक प्रचलित संदर्भ में जो है वो इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग या ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट के नज़रिए से आज के उसमें देखते हैं। तो सबसे पहले हम ये चाह रहे हैं कि जो हमने वो एक कोशिश की है उसको सार्वजनिक रूप से और लोकार्पित करें, और वो प्रक्रिया हम सबसे पहले करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये 4 किताबें हैं। ये 4 किताबों में जो सबसे पहला हिस्सा है वो सिविल सोसाइटी की जो अवधारणा है, उसकी कॉन्सेप्ट है, उसको समझने की कोशिश है। दूसरा जो हिस्सा है उसमें हमने कोशिश की है कि संस्था अपने आप में क्या होती है। संस्था जो होती है वो लोगों का समूह होती है, लोगों से मिलकर के वो संस्था बनती है। तो वो जो उसकी टीम है, उसका जो समूह है, वो समूह किस तरीके से और ज़्यादा परिपक्व आकार ले सकता है, ये उसका दूसरा हिस्सा है। तीसरा हिस्सा जो है वो श्रृंखला का, वो 4 किताबों का जो तीसरा हिस्सा है कि संस्थाओं के अपने कार्यक्रम, अपनी कोशिशें होती हैं, कार्यक्रम होते हैं, अपने तरीके से वो जिनके ऊपर उन समस्याओं के समाधान करने की कोशिश करते हैं, किसी खास विषय के ऊपर वो पहल करते हैं, तो वो कार्यक्रम किस तरीके से संचालित हों, किस तरीके से वो रूप लें, ये उसका चौथा हिस्सा है और तीसरा हिस्सा है। और जो चौथा हिस्सा है उन 4 किताबों में से, वो एक चौथा हिस्सा है सामाजिक संस्थाओं में रणनीतिक संचार का, कि कैसे जो है वो कम्युनिकेशन का एक पूरा फ्रेम डेवलप किया जा सकता है, उसको एक आकार दिया जा सकता है। तो ये 4 पुस्तकें तैयार की गई हैं। दादा भाई पुराणिक को यहाँ पर आमंत्रित करूँगा, उनका मैं सबसे पहले परिचय देता हूँ। वो संचार के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, महाराष्ट्र से आते हैं और ख़ासतौर पे उन्होंने मराठी भाषा के क्षेत्र में, पत्रकारिता और संचार के क्षेत्र में काम किया है। उन्होंने जो ख़ासतौर पर जो सामाजिक मुद्दे हैं, विकास के जो मुद्दे हैं, उनके ऊपर डॉक्यूमेंटेशन किया है, उनकी अलग अलग प्रकाशन हैं, उनकी किताबें हैं, और साथ में वो जो है वो यूजीसी की रिसर्च फेलोशिप के ऊपर काम करते रहे हैं। अत्रे अवार्ड से वो सम्मानित हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि जो एक सबसे बड़ी कोशिश हम आज के संदर्भ में कर रहे हैं वो ये है कि समाज के मुद्दों और संचार, इन तीनों को किस तरीके से जोड़ा जा सकता है, किस तरीके से और प्रभावी ढंग से उसको स्थापित किया जा सकता है, उस विषय को वो वास्तव में धरातल पर बहुत ही व्यावहारिक संदर्भ में अपना रहे हैं। तो मैं सबसे पहले आमंत्रित करता हूं दादा भाई को कि वो अपनी आकर के बात रखें। मुझे लगता है कि जो अंदरूनी बातों के बारे में सचिन जी ने कहा, उस पर थोड़ा सा फोकस करने की ज़रूरत है। मुझे याद है 2006 में मैं FCRA के खिलाफ, FCRA जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट है, तो उसमें जो बदलाव होने वाले थे, बदलावों पे बहुत सारी एडवोकेसी नेशनल लेवल पे कर रहा था। मैंने उस पर हिंदी, अंग्रेज़ी और मराठी में भी किताब है लिखी है, उस वक्त लिखी थी कि क्यों बदलाव ज़रूरी नहीं है और क्या बदलाव ज़रूरी है, उसके ऊपर लिखा था। उस वक्त हमने ये कुछ रिसर्च किया था, उसमें ये पाया था कि करीब 4 करोड़ लोग इससे, ये पूरी जो सिविल सोसाइटी है या स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, उनसे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं। तो हमने सारे लोगों को अपील की, सबसे कहा कि ये जो संकट आने वाला है या जो बदलाव हुए, जो नकारात्मकता आने वाली है, जो आज हम फंडिंग के बारे में जो सोचते हैं, जो कम हो गया है कहते हैं, तो ये सारा तब शुरू हुआ था। सारी हम एडवोकेसी कर रहे थे, सारी चीज़ें कर रहे थे, लेकिन हमें जिस तरह से रिस्पांस आना चाहिए था वो संस्थाओं से नहीं मिला। हम कह रहे थे 4 करोड़ लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं स्वयंसेवी संस्थाओं से, लेकिन हमें उस तरह का रिस्पांस नहीं मिला, उस तरह की आवाज़ नहीं बनी। हाँ, कोशिशें हुई, बहुत सारी हुई, अलग अलग लेवल पे हुई, लेकिन एकजुट, एक प्रयास के साथ जो कोशिश होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। मुझे लगता है जैसे सचिन जी ने शुरुआत में कहा था कि आत्मबोध की ज़रूरत है हमें थोड़ी, तो हमें खुद को समझने की ज़रूरत है, खुद को परखने की ज़रूरत है। बहुत बार ये होता है कि हम बहुत सारी कोशिशें छोटी छोटी लेवल पे करते हैं जो बहुत ज़रूरी होती है, लेकिन जिन मुद्दों पे हमें साथ में आना चाहिए, वहाँ पे साथ में एकजुट होकर आना चाहिए, वो नहीं हो रहा है। और इतना ही नहीं, अगर हम नैरेटिव बिल्डिंग की बात करें, जो कि पत्रकारिता से या मीडिया जो करता है बेसिकली, और आजकल तो सोशल मीडिया काफ़ी सारे नैरेटिव्स बनाता है, उसमें 2 तरह की नैरेटिव्स हम देखते हैं। एक होता है स्ट्रेटेजिक और दूसरा
बहुत सारे प्रकार हो सकते हैं। मुझे ऐसे लगता है कि यहाँ पे बात करने के लिए मुझे जो सूत्र दिया गया है, तो स्ट्रेटेजिक और नॉन स्ट्रेटेजिक। तो स्ट्रेटेजिक तो हम जो आज किताब का विमोचन हुआ है, सारी चीज़ें हैं, डॉक्यूमेंट्रीज हैं, ये सारा स्ट्रेटेजिक के अलग अलग पहलू हो गए। नॉन स्ट्रेटेजिक में हमें खुद को देखना होगा, हमें हमारे आचार को, हमारे विचार को और हमारे संवाद को भी देखना होगा कि अंदरूनी स्तर पर हम हमारे लोगों के बारे में क्या बात करते हैं। नॉन स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन में हम जो लूज टॉक करते हैं ना, वो सबसे हानिकारक होता है। एक समझ लीजिए, शासन हो, प्रशासन हो या आम जनता हो, उनके लिए हम एनजीओ वाले हैं, हम ये एनजीओ वाले हैं। तो एनजीओ वालों का जो आचरण होता है वो कैसा होना चाहिए, वो उस पर आत्मबोध, आत्म परीक्षण की हमें बहुत ज़रूरत है। गांधी और विनोबा ने हमें बहुत अच्छा रास्ता दिखलाया था कि किस तरह से हो सकता है। एक बंदे की आवाज़ पे लोगों ने हजारों लाखों करोड़ ज़मीन दे दी थी। आज तो हमारा जो मुद्दा है जिस पे हम काम कर रहे हैं, उसी मुद्दे पर अगर दूसरा कोई काम कर रहा है ना, तो वो कैसा गलत है ये बोलना हमारा चालू हो जाता है। और वो जो होता है बंदा, वो भी उसी प्रकार का प्रतिफल हमें देता है, वो भी उसी तरह की नकारात्मक टिप्पणियां चालू कर देता है। हमें ये हमेशा सोचना होगा कि हम एक ही नाव में बैठे हुए यात्री हैं। अगर मैं उसके ऊपर गलत टिप्पणी समाज के सामने कर रहा हूं, तो ये नैरेटिव बिल्डिंग है, ये नॉन स्ट्रेटेजिक है, या कभी कभी स्ट्रेटेजिक भी हो सकता है, लेकिन आमतौर पर ये लूज टॉक ही होता है, नॉन स्ट्रेटेजिक होता है। उसके सामने अच्छा बोल दिया, पीछे बहुत सारा बुरा बोल दिया। ये व्यक्तिगत नहीं कह रहा हूं मैं। जब कोई आदमी काम करता है ना, छोटी छोटी जगह पे कोई संस्था है, वो काम कर रही है, कोई बीच पे काम कर रही है, कोई शहर पे काम कर रही है, कोई किसी अलग मुद्दे पे काम कर रही है, ये सारी संस्थाएं किसी न किसी स्तर पे अच्छा ही काम कर रही है। काम करते हुए गलतियां होती हैं, लेकिन होता यह है कि हम उन्हीं गलतियों को, अंदरूनी गलतियों को, बाहर के जो लोग हैं, वैसे वो भी हमारे स्टेक होल्डर्स ही हैं, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि हम उनके पास जब इस तरह का लूज टॉक करते हैं ना, तो उसके बहुत सारे नकारात्मक परिणाम होते हैं। और फिर FCRA एक्ट के जैसे एक्ट आते हैं जो कि बहुत सारी हम पर रिस्ट्रिक्शंस लाते हैं। तो इसके बारे में हमें बहुत ज़्यादा सोचना होगा कि किस तरह से हम एक साथ होके, एक साथ जुड़ के काम करें। मुझे लगता है विकास संवाद ने 4 राज्यों में जो पहल की है, अलग अलग मुद्दों पे काम करने वाले, उनको जोड़ना और उसके लिए कुछ स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन देना, कुछ प्लेटफॉर्म देना। हमने कई बार देखा है कि कोई एक मुद्दा होता है, जैसे महिलाओं का मुद्दा हो, एडवोकेसी का मुद्दा हो, ह्यूमन राइट्स का मुद्दा हो, ऐसा एक एक मुद्दे पे तो संगोष्ठियां होती हैं, लेकिन अलग अलग विषयों में काम करने वाले लोगों को साथ में लाकर किसी दिशा में चलना, ये कम होता है। तो हमें इस बारे में सोचना होगा कि अलग अलग मुद्दों पे काम करने वाले जो लोग हैं, उनको एक कम्युनिकेशन के धरातल पे हम कैसे ला सकते हैं, उनको स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन के रूप में कैसे ला सकते हैं। जो भी लोग हमारे साथ में अच्छा काम कर रहे हैं, छोटी छोटी जगह पे हों, उनको हम, जैसे समझ लीजिए कोई महाराष्ट्र के वर्धा जिले में काम कर रहा है, दूसरा राजस्थान के जयपुर के पास काम कर रहा है, तीसरा छत्तीसगढ़ में कहीं काम कर रहा है, मुझे पता है, हम यहाँ पे मिले हुए हैं, तो उनका जो काम है वो मेरे जो लोग हैं उन तक कैसे पहुंचे, इसके बारे में सोचना होगा। उसके बारे में भी थोड़ा सा बताऊंगा, लेकिन हमें ये सोचना होगा, हमें ये कहना होगा किस तरह से लोगों को हम ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक कर सकते हैं, हमारी अच्छाइयों के बारे में बता सकते हैं। एक थोड़ा अलग उदाहरण देता हूँ मुंबई का ही, चूँकि मुंबई में काफ़ी सारे दोस्त हैं, अलग अलग इसमें काम करते हैं, लेकिन वो किस तरह से गाँव से जुड़ सकते हैं या किस तरह से किसान खेती से जुड़ सकते हैं, उसका एक उदाहरण। मुंबई में होटल इंडस्ट्री में बहुत बड़ा नाम है डॉक्टर हरीश शेट्टी साहब का। मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, मित्र हैं, मार्गदर्शक हैं। उनके पिछले 5-6 पीढ़ियों से उनके होटल्स हैं अलग अलग जगह पे। उनको ये कहीं ना कहीं उनके घर में एक कैंसर पेशेंट उनके करीबी रिश्तेदार में हुआ। जब उन्होंने काफ़ी सारा रिसर्च किया तो उन्हें पता चला, जब डॉक्टर से बात हुई, कि जो बंदा था वो काफ़ी सारे कोल्ड ड्रिंक्स लेता था, बाहर का खाना खाता था, शायद उससे हुआ होगा। तो उन्होंने फिर रिसर्च करना चालू किया। ये बात है मेरे ख्याल से 2009 या 10 की। और काफ़ी रिसर्च करने के बाद उन्होंने, जो हम जैसे सेंद्रीय खेती कहते हैं, जिसको हम नॉन केमिकलाइज्ड, जो पारंपरिक हमारी खेती है वैसे कहते हैं, तो उन्होंने एक अलग रेस्टोरेंट चालू किया।
जिसका नाम रखा आहार वेदा। वो आज भी है अंधेरी में और उसकी कुछ ब्रांचेस भी हैं, बहुत अच्छा चलता है। उसकी अलगता ये है कि मैं अगर किसी सामान्य रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जाता हूँ तो समझिए मेरा बिल होगा 400-500 रुपये, ज़्यादा से ज़्यादा होगा। नॉर्मल रेस्टोरेंट, 5 स्टार की बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन मैं अगर आहार वेदा में जाता हूँ तो वही मेरा बिल होता है, उसके दुगना हो जाता है कम से कम। लेकिन उनकी खासियत ये है कि वहाँ पे रेस्टोरेंट में जो पदार्थ यूज़ किए जाते हैं, जो भी रॉ मटेरियल यूज़ किया जाता है, वो उन्हीं किसानों से लिया जाता है जो कि पूरी तरह सेंद्रीय खेती करते हैं, पूरी तरह नॉन केमिकलाइज्ड और पारंपरिक खेती करते हैं, उनसे ही लिया जाता है। और आज काफ़ी बड़ा नाम है, वहाँ पे सैटरडे संडे तो बुकिंग करनी पड़ती है अगर जाते हैं तो इस तरह के अलग अलग सॉल्यूशंस के बारे में भी हमें सोचना होगा। अब वो आदमी किसान या खेती से नहीं है, लेकिन जब वो तो होटल इंडस्ट्री से, लेकिन उसको जब ये महसूस हुआ कि जिस तरह की खेती हम कर रहे हैं, डीडीटी या जो भी कहेंगे, केमिकल्स हैं, सारी चीज़ें हैं, उससे क्या क्या घातक परिणाम हो रहे हैं, तो उसने उसके लेवल पे एक सॉल्यूशन दिया। उसने ये नहीं कहा कि ये बंद होना चाहिए, वो उसने खुद से शुरू किया, खुद से शुरुआत की, और फिर उसका प्रमाण देखते हुए, उसका एक आदर्श देखते हुए और लोगों ने भी उस तरह का शुरुआत की, उस तरह की शुरुआत की। तो ये हमें देखना होगा। अब फिर से बात आती है कि हम जो अच्छी चीज़ें कर रहे हैं, जैसे मैंने एक आहार वेदा का उदाहरण दिया, दूसरा उदाहरण देता हूँ कि इसको हम स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन में कैसे ला सकते हैं। मेरा बिहार का एक दोस्त है, बिहार का मतलब आजकल वो मुंबई में रहता है, पिछले 4 सालों से वो एक यूट्यूब चैनल चलाता है, गोरेगांव में रहता है। उसने भी मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई की, कुछ साल नौकरी की, फिर यूट्यूब चैनल चालू किया कोविड के दरमियान। आज ऐसा है कि महीने का यूट्यूब चैनल जो है उसका, वो 1.5 से 2 लाख रुपए उसका आमदनी है उसमें से। हीट्स बढ़ गए, हीट्स के आधार। अब वो कोई भी सेंसेशनल न्यूज़ नहीं देता है, ऐसा नहीं कि खुद सिर्फ डेवलपमेंटल न्यूज़ देता है, डेवलपमेंटल देता है, लेकिन उसका कहना ये है कि डेवलपमेंट न्यूज़ जो है उसमें ज़्यादा हीट्स नहीं मिलते हैं, तो वो 7-8 नॉर्मल न्यूज़ देगा, उसके बाद 2 डेवलपमेंटल न्यूज़ देगा। इस तरह से उसने मॉडल तैयार किया है और बहुत अच्छी तरह से उसका यूट्यूब चैनल चलता है। उसका रेवेन्यू भी अच्छा, उसके यहाँ 2 लोग काम कर रहे हैं चैनल पे, उनकी तनख्वाह भी देता है। पहले जो दूसरी जगह नौकरी करता था, अब वो यहाँ पे बेसिकली वो है बिहार से, एक किसान का बेटा है, उसके पिताजी और भाई आज भी खेती करते हैं, तो उसको एक एहसास है सारी समस्याओं का, सारी चीज़ों का। तो किस तरह से हम अलग अलग, जब हम खेती पूरक व्यवसायों की बात करते हैं, तो क्या ऐसा भी हो सकता है कि कोई यूट्यूब चैनल हमारा खेती पूरक व्यवसाय हो जाए? हम तो एनिमल हस्बेंड्री के बारे में सोचते ही हैं, लेकिन इस तरह से कोई एक सोशल मीडिया का सोल्यूशन क्या हो सकता है? लेकिन जब सोशल मीडिया जो है वो किसी धारी तलवार की तरह है, उसको किस तरह से यूज़ करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, वो भी हमें बहुत एहतियात बरतते हुए करना होगा। क्योंकि आजकल कई बार हम देखते हैं किसी कॉन्फ्रेंस में जाते हैं, हालांकि मैं आज सुबह से देख रहा हूँ, बहुत अच्छी बात है सचिन जी और राकेश जी, कि यहाँ पे बहुत कम लोग हैं जो मोबाइल में खोए हुए हैं, लोग सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं। नहीं तो मुंबई में कॉन्फ्रेंस में जाते हैं तो लोग अपने मोबाइल पे लगे हुए होते हैं और कोई आता है और बोलते रहता है। एक अलग वाकया, बापू साहब देशपांडे विनोबा जी के सहकारी थे, मुंबई में काफ़ी बड़ी संस्था थी उनकी, और एक कवि सम्मेलन का आयोजन हम हर साल 2 अक्टूबर को करते हैं। गांधी विषय पे कवि सम्मेलन का आयोजन होता है, सिर्फ गांधी और विनोबा इन विषयों पे अपनी कविता करनी है। तो जो भी कवि आते हैं, करीबन 15-20 साल से, 2006 से चल रहा है वो उस तरह का कवि सम्मेलन। 2017 में हमें ये ध्यान में आया कि लोग मोबाइल में खोए रहे हैं, तो हमने क्या लगाया, फिर एक कंडीशन डाली कि अगर किसी ने जेब से मोबाइल निकाला तो उसको 50 रुपये फाइन। और पहले साल तो हमें बहुत ज़्यादा फाइन मिला, करीबन 600-650 रुपये फाइन मिला हमें। उसके बाद जो है वो फाइन कम होते गया और अभी तो 0 हो गया, मतलब 2-3 साल में फाइन 0 हो गया। तो होता ये था कि जो भी कवि आते थे ना, वो अपनी कविता कहते थे और लोग अपने मोबाइल में खोए रहते थे। उसको लगता था इतने लोग सुन रहे हैं, लेकिन सुन कहाँ रहे थे, वो तो मोबाइल में खोए रहते थे। तो इस तरह से कहाँ तक सोशल मीडिया का यूज़ करना है और कहाँ नहीं करना है, इसके बारे में भी हमें सोचना होगा। मुझे लगता है कहानियाँ हों, सक्सेस स्टोरीज़ हों, इसमें निरंतरता तो होनी ही चाहिए, कंटिन्यूटी तो होनी ही चाहिए, लेकिन उसके साथ में मुझे ऐसे लगता है कि जैसे आज 4 राज्यों में हम काम कर रहे हैं और विकास संवाद के आधार पे काम करती हैं, तो इस तरह का कोई कंसोर्शियम हो सकता है क्या सोशल मीडिया का? क्योंकि सारे लोग तो सोशल मीडिया पे काम नहीं कर सकते, हम तो हमारे मुद्दों पे काम कर रहे हैं, इतना वक्त भी नहीं दे सकते। तो क्या हो सकता है ऐसा कि
हमारा जो ज़िला है या हमारा जो राज्य है उसमें कोई एक दो लोग हम ऐसे हमारे घर के हो या हमारे दोस्त हो, परिचित हो, एक सोशल मीडिया कंसोर्शियम, हम जो भी काम कर रहे हैं अच्छा 10 संस्थाएं मिलके या 15 संस्थाएं या ज़िले की संस्थाएं मिलके, तो वो एक यूट्यूब चैनल, एक इंस्टाग्राम, एक ट्विटर और इस तरह का कुछ चालू करें। और उसको जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसका भी सपोर्ट बेहद ज़रूरी होता है। आजकल ना हम ये मुंबई में मैं देखता हूँ कि नहीं मेन स्ट्रीम मीडिया की ज़रूरत नहीं, इंस्टाग्राम की हिट्स की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है, मेन स्ट्रीम मीडिया की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये कोई भी मीडिया जो होता है, हम जब मीडिया सॉल्यूशंस की बात करते हैं, जब हम कम्युनिकेशन सॉल्यूशंस की बात करते हैं, तो मुझे लगता है हमें ये हमेशा सोचना होगा कि कोई भी कम्युनिकेशन वे जो होता है, कोई भी मीडियम जो होता है, कोई भी मीडिया जो होता है ना, वो अल्टरनेटिव होता है। मतलब एक दूसरे हम ये नहीं कर सकते कि हमें सिर्फ रेडियो यूज़ करना है, हमें सिर्फ मेन स्ट्रीम मीडिया यूज़ करना है, इंस्टा ट्विटर यूज़ करना है। हर एक का अलग अलग एक श्रोता होता है, अलग अलग रिसीवर होता है। तो उस तरह से हमें ये हमेशा रणनीति देखते हुए हमें ये हमेशा सोचना होगा कि हमें सिर्फ एक मीडिया नहीं, साइमल्टेनियसली मल्टीमीडिया का एक रुख लेना होगा, और उसमें प्रिंट मीडिया जो है या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उसको भी जहन में रखना होगा, उसको भी हमारे स्ट्रेटेजी में लाना होगा। अब इसके दो तरीके हो सकते हैं। एक तो जैसे मैंने कहा कि कुछ लोग या जिले का या इस तरह का कोई एक सोशल मीडिया कंसोर्शियम अगर हम देते हैं, सॉल्यूशन देते हैं, तैयार करते हैं, तो उसमें अगर कोई चीज़ वायरल होती है तो वो हम लेके जा सकते हैं प्रिंट मीडिया के पास, तो प्रिंट मीडिया उसकी न्यूज़ बनाता है। इसका दूसरा भी होता है, जब कोई न्यूज़ प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आती है ना, तो वो भी वायरल होती है। तो दोनों एक दूसरे के इंटरडिपेंडेंट हैं, इंडिपेंडेंट नहीं है। जब प्रिंट मीडिया में छपेगा तो हम उसको सोशल मीडिया में वायरल करेंगे, सोशल मीडिया में वायरल होगा तो उसकी खबर प्रिंट मीडिया में आती है। तो ये हमें सोचना होगा कि कोई भी मीडिया जो है वो कंप्लीटली इंटरडिपेंडेंट होता है, ऑल टाइप्स ऑफ मीडिया। तो हमें इन सारे मीडियाज का यूज़ करना होगा स्ट्रेटेजी पे। और सबसे जो मैंने पहले कहा कि स्ट्रेटेजिक, नॉन स्ट्रेटेजिक जो कम्युनिकेशन है हमारा, लूज टॉक जो हमारे ही लोगों के बारे में हम कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं हमें सोचना होगा, बंद करना होगा या पूरी तरह उसको विराम देना होगा। हमें ये जानना होगा कि वो भी हमारा साथी है, हम एक ही पगडंडी पे चल रहे हैं। मैं रास्ता नहीं कहूँगा, रास्ते तो अलग लोगों के, इंडस्ट्रियलिस्ट के होते हैं, हमारी तो पगडंडी होती है। तो हम एक ही पगडंडी पे चल रहे हैं, तो सारे अलग अलग लोगों को हमें सोचना होगा। कहानियों के बारे में भी हमें, प्रतीकात्मक कहानियों का बहुत एक अलग वाकया याद आ गया। मैं काठमांडू में कुछ समय जॉब कर रहा था, वहाँ पे एक रेडियो स्टेशन में, तो उस वक्त तो वहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं थी। तो हम लोग क्या करते थे कि वहाँ जो पंचतंत्र की कहानियाँ हैं या जो एनजीओज की जो सक्सेस स्टोरीज हैं, उसको प्रतीकात्मक रूप से कहते थे। जैसे एक शेर है, वो बहुत क्रूर है वगैरह वगैरह, तो फिर लोग समझ जाते थे कि क्या है। तो कहानियों में तो बच्चों की कहानियाँ होती थी, लेकिन बड़े भी उसको चाव से सुनते थे क्योंकि वो प्रतीकात्मक कहानियाँ होती थी एंटी डेमोक्रेसी के लिए। एक मुझे कहानी हमने तैयार की थी उसी रेडियो स्टेशन के लिए, वो खासकर एनजीओ उस वक्त वहाँ पे जो काम कर रहे थे काठमांडू में, तो उस पर है। उसकी छोटा सा एक बता देता हूँ किस्सा। हुआ ये था कि एनजीओ किसी न किसी नाम पे फंडिंग लेते थे, ये करते थे। तो एक स्टोरी में ऐसा था कि एक गांव है, वहाँ पे कुछ परदेसी मेहमान आ गए हैं, वहाँ पे क्या परिस्थिति है। तो गांव तो बहुत अच्छा है, वहाँ गांव में कोई समस्या नहीं है। तो जो परदेश से लोग आए थे, फॉरेनर आए थे, वो रात में सोए, तो वहाँ पे बहुत फॉक्स जो थे, कुत्ते जो थे, रात में बहुत चिल्ला रहे थे, उनको नींद नहीं है। ये कहानी हमने कही है रेडियो पे, उनको नींद नहीं आ रही थी। तो फिर उन्होंने पूछा फॉरेनर लोगों ने कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों इतने चिल्ला रहे हैं। तो फिर वहाँ के लोगों ने कहा, जो एनजीओ वाले थे, अब एनजीओ एंटी डेमोक्रेट, मतलब वहाँ पे जो जिस तरह के हालात थे उसके समर्थन में काम करते थे उस वक्त। तो वो जो एनजीओ थे उन्होंने कहा कि नहीं, यहाँ पे तो हिमालय पास में है, बहुत ठंड लगती है, तो उनको ना कंबल चाहिए, तो इसलिए वो चिल्ला रहे हैं। तो फिर एनजीओ ने कंबल बांटे। दूसरे दिन रात में और कुत्तों की आवाज़ चालू होगी कि अरे कल ही हमने कंबल बांटे हैं, आप क्यों चिल्ला रहे हैं। नहीं, बोले वो हमने जिनको कंबल बांटे थे वो तो हिमालय में चले गए, उनको, और जो हिमालय वाले थे या दूसरे गाँव वाले थे वो यहाँ पे आ गए हैं, तो उनको भी कंबल बांटनी है। तो इसी तरह से निरंतरता से चलती रहे। तो फिर पता चला कि ये जो बात है बेसिकली ये फंडिंग के लिए है, उनको तो कंबल मिलते ही नहीं थे, कुत्ते बिल्लियों को जो भी हैं चिल्ला रहे थे। इस तरह से हमने कहानी गढ़ी थी, और उस तरह से एंटी डेमोक्रेटिक मूवमेंट उस वक्त वैसे ही चलता था। तो इस तरह से शेर, बिल्लियाँ, कुत्ते जो भी है प्रतीकात्मक रूप में लेके हम वो कहानियाँ वहाँ पे रेडियो स्टेशन पे चलाते थे, कम्युनिटी रेडियो स्टेशन पे। तो कम्युनिटी रेडियो स्टेशन भी एक सोल्यूशन हो सकता है स्ट्रेटेजी में।
अगर बड़ा गांव है या गांव का समूह है तो वहाँ पे एक कम्युनिटी रेडियो भी एक अच्छा स्ट्रेटेजिक सोल्यूशन हो सकता है, जो कि हमारे यहाँ खासकर महाराष्ट्र में कम है, मुझे लगता है छत्तीसगढ़ में है कम्युनिटी रेडियो स्टेशन काफ़ी सारे। तो इस तरह से काफ़ी सारी बातें हैं अंदरूनी लेवल पे काम करने के लिए, लेकिन मैं कहूँगा कि मीडिया सॉल्यूशंस के बारे में, सोशल मीडिया मेन स्ट्रीम मीडिया सॉल्यूशंस के बारे में हमें स्ट्रेटेजिकली सोचना पड़ेगा, जॉइंटली जिला स्तर पे, राज्य स्तर पे, और उस तरह से हमें फिर जैसे पहले भी कहा कि आत्मबोध के बारे में सोचना होगा। उसके बाद हम जिस कतार में खड़े हैं उस कतार में जो अंतिम आदमी खड़ा है जिसको हम अंत्योदय कहते हैं उसके बारे में सोचना पड़ेगा, और फिर पूरी कतार के बारे में, सर्वोदय के बारे में सोचना पड़ेगा। तो इतना ही कहते हुए मेरी बात को विराम देता हूँ। धन्यवाद।